welcome back to my channel. In this video we will discuss about the NCERT questions of crop production and management, which is a first chapter of class 8. Let us start. First question is, select the correct word from the box. Box is given float, water, crop, nutrient, preparation. This is your box and you have to select the words from this box and you have to put this in the fill in the blanks. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड व्हाट. इट मीन्स प्लांट्स जो एक ही टाइप का जब ग्रो किया जाता और कल्टिवेट किया जाता लार्ज स्केल पर, तो उसे क्या कहते हैं. आंसर इज क्रॉप. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज गैप ऑफ सॉइल. इट मीन्स क्रॉप्स को ग्रो करने का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है. देन आंसर इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. ओके, नेक्स्ट इज डैमेज सीड्स वुड गैप ऑन टॉप ऑफ वाटर. इट मीन्स डैमेज सीड जो है वाटर के टॉप पर क्या होगा. तो डैमेज सीड हमने पढ़ा था कि डैमेज सीड अगर होगा तो वो टॉप ऑफ वाटर पे फ्लोट करेगा. आंसर इज फ्लोट. और अगर वो अच्छा सीड्स होगा, गुड सीड्स होगा, तो वो सिंक कर जाएगा, सिंक इन द बॉटम ऑफ वाटर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड गैप फ्रॉम द सॉइल आर इसेंशियल. इट मीन्स क्रॉप ग्रो करने के लिए सफिशिएंट लाइट के साथ साथ और क्या इसेंशियल होता है. आंसर इज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. ओके, नेक्स्ट इज match the items. I have not written the material in matching box. I have written the question and then after answer. Okay, then first is kharif crops. So you have to match the kharif crop with paddy and maize. Okay, then rabi crop, you have to match rabi crop to wheat, gram, pea. These are the examples of rabi crops. Next is chemical fertilizers. Then urea and super sulfate are chemical fertilizers. Next is organic manure. Then answer will be animal excreta, cow dung, urine and plant waste. These are the organic manures. Next is give two examples of each. It means you have to give examples of each question. Okay, then first is kharif crops. खरीफ क्रॉप्स का एग्जाम्पल अभी हमने मैचिंग में देखा, पैडी एंड मैजी. दीज आर द पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स. नेक्स्ट इज रबी क्रॉप. अभी इसका भी एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, वीट एंड ग्राम इज द एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ पैराग्राफ ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग. इन चारों पर हमें पैराग्राफ लिखना है. चलिए एक एक करके सभी को देखते हैं. फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. जब भी आपको पैराग्राफ लिखने बोला जाए एग्जाम में या क्वेश्चन में दिया हुआ हो पैराग्राफ या एक्सप्लेन, तो मिनिमम आपको 5 to 6 लाइन ज़रूर लिखना है, वरना आपको नंबर नहीं मिलेगा सही से. अगर वो 5 नंबर का होगा तो मे बी आपको 2 और 3 नंबर मिले. तो अगर आप पूरा लिखेंगे 5 to 6 लाइन तो आपको फुल मार्क्स भी मिलेगा. लेट अस स्टार्ट. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. Soil is the upper layer of the earth. The crop plants are grown in soil. Soil जो है अर्थ का अपर लेयर होता है और क्रॉप प्लांट्स को जो है सॉइल में ग्रो किया जाता है. सॉइल क्या क्या प्रोवाइड करता है. तो सॉइल प्रोवाइड्स मिनरल, वाटर, एयर, ह्यूमस एंड एनकरेज एंड फिक्स द प्लांट्स फर्मली. प्लांट्स को बहुत ही अच्छे से उसमें फिक्स करता है. नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप इन कल्टिवेटिंग अ क्रॉप फॉर प्रोडक्शन. प्रोडक्शन में सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल ही आता है. नेक्स्ट इज सोइंग. नेक्स्ट बी नंबर में हमारा क्वेश्चन था सोइंग. लेट अस एक्सप्लेन इट. द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स और पुटिंग सीड्स इन द ग्राउंड सॉइल फॉर ग्रोइंग द क्रॉप प्लांट्स इज कॉल्ड सोइंग. जब भी हम बीज को मिट्टी में लगाते हैं क्रॉप ग्रो करने के लिए, तो उस प्रोसेस को सोइंग कहते हैं. सोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. सोइंग जो है क्रॉप प्रोडक्शन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है. बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड.
सोइंग के पहले हमें अच्छा क्वालिटी का सीड पहले सेलेक्ट करना होता है. देन आफ्टर गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी. कैसे पता चलेगा कि कौन सा हमारा सीड जो है गुड क्वालिटी का है? तो गुड क्वालिटी सीड्स को क्लीन होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए एंड फ्री फ्रॉम द इन्फेक्शन एंड डिजीजेज. ओके, नेक्स्ट इज वीड्स. हमारा नेक्स्ट पॉइंट था वीड्स. चलिए उसे एक्सप्लेन करते हैं. द अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो along with a cultivated crop are called weeds. अनवांटेड प्लांट जो कि एक कल्टिवेटेड क्रॉप के साथ ग्रो कर जाता है उसे वीड्स कहते हैं. वीड्स आर वेरी हार्मफुल टू द क्रॉप्स के लिए वीड्स बहुत ही हार्मफुल होता है. दे मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड से उसे रिमूव करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है. एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम अ क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग. जो प्रोसेस है वीड्स को रिमूव करने का उसे वीडिंग कहते हैं. या फिर कई फार्मर्स मैनुअली भी हैंड से वीडिंग करते हैं, वीड्स को निकाल देते हैं हैंड से. तो आप यहाँ पर वो पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं. जनरली फार्मर्स कट द वीड्स मैनुअली और बाय हैंड. ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, थ्रेशिंग. आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप द नेक्स्ट स्टेप इज थ्रेशिंग. क्रॉप को कटाई करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो थ्रेशिंग का होता है. तो थ्रेशिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट द ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट्स इज कॉल्ड थ्रेशिंग. जो प्रोसेस होता है हार्वेस्टेड क्रॉप को ग्रेन और चाफ को अलग करने का, उसके कवर को उससे अलग करने का, उसे थ्रेशिंग कहते हैं. इट इज़ डन टू टेक आउट द ग्रेन फ्रॉम इट्स आउटर कवरिंग कॉल्ड चाफ. तो चाफ को भी आप लोग इम्पॉर्टेंट समझ के लिख लीजिएगा क्योंकि कई बार ये फिलअप में आ जाता है. नेक्स्ट इज फिफ्थ नंबर, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्यूर. जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया रहा है कि हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट, इट मीन्स आपको डिफरेंस लिखना है. इसमें फर्टिलाइज़र और मैन्यूर के बीच का डिफरेंस बताना है. तो यहाँ पर हम एक डिफरेंस बनाएंगे. फर्स्ट इज फर्टिलाइज़र इज अ मैन मेड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉइल. फर्टिलाइज़र जो है एक आदमी का बनाया हुआ इनऑर्गेनिक सॉइल है. बट मैन्यूर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज. इट मीन्स मैन्यूर एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जो कि कैटल डंग और प्लांट रेसिड्यूज के डिकम्पोजिशन से ऑब्टेन्ड होता है. इसका पूरा प्रोसेस हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है. तो अगर आपको समझना है, इससे क्लियर नहीं हुआ तो आप वो वीडियो मेरा देख लें. नेक्स्ट इज फर्टिलाइज़र इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज. फर्टिलाइज़र जो है फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है. बट मैन्यूर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स. मैन्यूर जो है फील्ड्स में ही ईजिली प्रिपेयर किया जा सकता है विदाउट मनी. ओके, नेक्स्ट इज फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल. फर्टिलाइज़र जो है सॉइल को कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है. एंड बट मैन्यूर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल. मैन्यूर जो है सॉइल को बहुत सारा ह्यूमस प्रोवाइड करता है. एंड द लास्ट पॉइंट इज फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. फर्टिलाइज़र जो है बहुत ही रिच होता है प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, जैसे कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है एंड पोटेशियम, जिसे शॉर्ट में NPK भी कहा जाता है. N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस एंड K फॉर पोटेशियम. एंड बट मैन्यूर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट. बट मैन्यूर जो होता है प्लांट न्यूट्रिएंट्स में रिच नहीं होता है. यही मैन्यूर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हम फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं क्योंकि मैन्यूर जो है हर प्लांट्स को रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं कर पाता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, व्हाट इज इरिगेशन. डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर. इरिगेशन क्या है और इसके दो मेथड जो कि वाटर को कंजर्व करता हूँ. देन द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू अ क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड्स इज कॉल्ड इरिगेशन. जो प्रोसेस होता है वाटर सप्लाई करने का क्रॉप प्लांट्स को उसे इरिगेशन कहते हैं. एंड इट इज़ नेसेसरी टू सप्लाई वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड. और फील्ड में क्रॉप प्लांट्स को वाटर सप्लाई करना बहुत ही नेसेसरी है. देयर आर 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन. इरिगेशन के यहाँ पर 2 मेथड हमने पढ़े थे. फर्स्ट इज ट्रेडिशनल मेथड
एंड सेकेंड इज मॉडर्न मेथड। ओके, बट हमें यहाँ पर दो डिस्क्राइब करना है, जो कि मॉडर्न मेथड का हम डिस्क्राइब करेंगे। जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप वहाँ पर मॉडर्न मेथड का ही दोनों मेथड को एक्सप्लेन करिएगा। फर्स्ट इज देयर आर टू मेन मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। फर्स्ट इज स्प्रिंकलर सिस्टम, सेकेंड इज ड्रिप सिस्टम। क्योंकि ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आ सकता है तो आप इसे भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा। लाइक स्प्रिंकलर सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। इट मीन्स स्प्रिंकलर सिस्टम बहुत ही यूजफुल होता है वैसे ज़मीन पर जहाँ पर पानी की मात्रा बहुत ही कम है। इट हैज़ परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन इट। इसके पास जो है परपेंडिकुलर पाइप होता है और जिसमें कि रोटेटिंग नोजल्स होते हैं ऊपर में। आप देखे होंगे प्रीवियस वीडियो में पिक्चर बना हुआ था, ये इस टाइप से बना हुआ होता है नोजल्स और इस तरह से यहाँ से वाटर स्प्रे किया जाता है। तो ये स्प्रिंकलर सिस्टम, ये हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया। ओके, द नेक्स्ट इज ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। इस सिस्टम में बहुत सारे पाइप्स इस तरह से लगे होता है जिसमें छोटा छोटा होल होता है और यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वाटर गिरता है सीधा और रूट को जाता है। तो इससे वेस्टेज बिल्कुल नहीं होता वाटर को और ना ही स्प्रिंकलर सिस्टम से होता है। तो इसलिए ये दोनों वाटर भी कंजर्व करते हैं। और ड्रिप सिस्टम जो है फ्रूट्स में वाटर डालने के लिए बहुत ही अच्छा टेक्निक है। ओके, नेक्स्ट इज 7th नंबर, इफ़ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन। डिस्कस। यदि वीट को खरीफ सीजन में लगा दिया गया तो क्या होगा। जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि खरीफ क्रॉप्स जो होते हैं वो रैनी सीजन में लगाए जाते हैं, बट वीट हमारा क्या है, राबी क्रॉप्स है जिसे कि विंटर सीजन में लगाया जाता है। तो जो क्रॉप जिस सीजन का नहीं है अगर हम उसमें लगाएंगे तो वो ग्रो कर नहीं सकता है। तो इसे अब वर्ड्स में कैसे लिखना है एग्जाम में वो देख लीजिए। खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन रेनी सीजन बट वीट इज ग्रोन इन विंटर सीजन। वीट रिक्वायर्स लेस वाटर। If it will be grown in the rainy season, it will get more water and the crops will be spoiled as wheat is a rabi crop। क्योंकि wheat rabi crop है और विंटर में ग्रो किया जाता है, इट मीन्स कि उसे कम वाटर ऑफ सप्लाई चाहिए, उसे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है जिस तरह से खरीफ क्रॉप्स को होती है रैनी सीजन में, इसलिए वो ग्रो कर पाते हैं। तो अगर हम उसे रैनी सीजन में लगा देंगे तो हो सकता है बारिश की वजह से उसे ज़्यादा ही वाटर सप्लाई हो जाए और वो क्रॉप पूरा का पूरा स्पॉइल्ड हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। दैट्स वाई वी कैन नॉट सो द वीट इन द खरीफ सीजन। ओके, आई होप कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड। इट मीन्स अगर हम एक ही फील्ड में लगातार क्रॉप्स को लगाते रहेंगे तो सॉइल कैसे अफेक्ट होता है। ये तो हम लोग जानते हैं कि सॉइल अफेक्ट होता है, बट कैसे होता है इसे देख लेते हैं। इफ़ क्रॉप्स आर कंटिन्यूअसली ग्रोन इन अ फील्ड, अगर क्रॉप्स को लगातार हम लोग एक फील्ड में ग्रो कर रहे हैं, एक ही फील्ड में बार बार, दे टेक अ लॉट ऑफ न्यूट्रिजन फ्रॉम द सॉइल विच डिक्रीजेज सॉइल फर्टिलिटी। इट मीन्स अगर कोई भी क्रॉप को हम लगाते हैं सॉइल में तो वो सॉइल से कुछ ना कुछ नाइट्रोजन ज़रूर लेता है, वाटर लेता है, सब कुछ वो सॉइल से ही लेता है जिसके वजह से वो ग्रो करता है। तो इस वजह से क्या होता है कि मिट्टी का जो है फर्टिलिटी धीरे धीरे डिक्रीज कर जाता है क्योंकि उसका नाइट्रोजन कम होता जाता है और क्योंकि प्लांट्स ले रहे हैं उसका नाइट्रोजन। सॉइल नीड्स सम टाइम फॉर रिप्लेनिशिंग द फर्टिलिटी एंड नाइट्रोजन। तो सॉइल को कुछ टाइम का ज़रूरत होता है ताकि वो अपने फर्टिलिटी को दोबारा से रिप्लेनिश कर सके, अपने नाइट्रोजन को दोबारा से रिप्लेनिश कर सके। बट अगर कोई फार्मर उसे वो टाइम ही नहीं देगा तो उसमें नाइट्रोजन कहाँ से रिप्लेनिश होगा और फिर वो सॉइल को अफेक्ट करेगा। बट इफ़ अ फार्मर डज नॉट फॉलो क्रॉप रोटेशन एंड रेगुलरली ग्रो नॉन लिग्यूमिनियस क्रॉप इट विल अफेक्ट द सॉइल बैडली। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि दो टाइप के क्रॉप होते हैं, लिग्यूमिनियस एंड नॉन लिग्यूमिनियस। लिग्यूमिनियस क्रॉप वो होता है जो कि सॉइल को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है और कम लेता है, और नॉन लिग्यूमिनियस वो होता है जो सॉइल का नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में यूज करता है। तो अगर इसलिए क्रॉप रोटेशन फॉलो किया जाता है जिसमें अगर एक सीजन में
लेग्यूमिनियस क्रॉप लगाया गया, तो नेक्स्ट में नॉन लेग्यूमिनियस, ताकि सॉइल का फर्टिलिटी मेंटेन रहे। बट अगर एक फार्मर ऐसा नहीं करता है, क्रॉप रोटेशन को फॉलो नहीं करता है और वो लगातार ग्रो करता है नॉन लेग्यूमिनियस क्रॉप, तो ये सॉइल को बैडली इफेक्ट करेगा। हो सकता है कुछ दिन बाद ये ज़मीन जो है बिल्कुल बंजर हो जाएगी, अनफर्टाइल हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज 9th नंबर, व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। वीड्स क्या होता है और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। द अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो अलॉन्ग विद अ कल्टिवेटेड क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स। अनवांटेड प्लांट्स जो कि कल्टिवेटेड क्रॉप के साथ ग्रो कर जाता है उसे वीड्स बोलते हैं। आई थिंक कि आप लोगों को आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर याद हो गया होगा, क्योंकि स्टार्टिंग से जब हम वीडियो से पढ़ते आ रहे हैं तो उसमें ये बहुत बार एक ही टॉपिक डिस्कस हो चुका है। तो अगर आपने स्टार्टिंग से मेरा वीडियो देखा है तो आपको ज़्यादा याद करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो चुका होगा। बस इसे रिवाइज करते रहें। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लें, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और लाते रहूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी कैन कंट्रोल द वीड्स बाय स्प्रेइंग वेडिसाइड्स ऑन स्टैंडिंग क्रॉप्स। हम लोग वीड्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? स्टैंडिंग क्रॉप्स पे, जब हम लोगों का क्रॉप्स तैयार हो रहा होता है तो उस टाइम पे भी वेडिसाइड्स को स्प्रे किया जाता है, ताकि जो भी वीड्स हैं वो वहाँ से हट जाएं, ख़त्म हो जाएं। वी कैन ऑल्सो स्प्रे वेडिसाइड्स टू द सॉइल बिफोर सोइंग। बीज लगाने से पहले भी मिट्टी में वेडिसाइड्स को स्प्रे किया जाता है, ताकि अगर पहले से कुछ उसमें वीड्स हो तो वो हट जाए। इट कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड बाई हैंड। हैंड के द्वारा भी वीड्स को हटाया जाता है। और एक केमिकल भी होता है जिसके द्वारा भी, स्पेशल केमिकल होता है जिसे वेडिसाइड बोलते हैं, उसके द्वारा भी वीड्स को हटाया जाता है। तो जो प्रोसेस है वीड्स को क्रॉप फील्ड से हटाने का, दैट इज कॉल्ड वीडिंग। ओके, नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेज इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। इट मीन्स कि आपको शुगर केन मीन्स एक होता है, तो शुगर केन का आपको प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाना है कि किस तरह से आप स्टार्टिंग करेंगे और किस तरह से एंडिंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट स्टेप विल बी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड विल बी प्लगिंग द फील्ड, थर्ड विल बी सोइंग, फोर्थ विल बी मैन्यूरिंग, फिफ्थ विल बी irrigation, sixth harvesting, and the last step is sending crops to sugar factory. It means शुगर कैन तो कोई भी ज़्यादा यूज नहीं करता, कोई भी ज़्यादा अपने फूड में भी उसे इंक्लूड नहीं करता, खाता भी नहीं है। तो जनरली शुगर कैन जो ग्रो करता है वो फैक्ट्री में बेचने के लिए, मनी अर्न करने के लिए, तो इसलिए लास्टली में उसे शुगर फैक्ट्री भेज दिया जाता है, जहाँ से शुगर कैन से शुगर को प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ क्लूज। यहाँ पर मैंने वो डायग्राम नहीं बनाया है, आप बुक में देख लेंगे डायग्राम और उसका आंसर आप वहाँ पर फिल कर लीजिएगा। फर्स्ट है डाउन में फिल करना था। इट मीन्स जहाँ पर इस तरह से बना हुआ होगा डाउन में आपको ये सब फिल करना है, जो ये तीनों हैं। एंड अक्रॉस मीन्स इस तरह से बना हुआ होगा, वहाँ पर आपको ये सारे फिल करना है। ओके, तो फर्स्ट में आपको इरिगेशन फिल करना है, सेकेंड में स्टोरेज, फिफ्थ में क्रॉप, फिर उसके बाद 1 में हार्वेस्टर, सॉरी यहाँ पर 4 नंबर है, इट इज बाय मिस्टेक, एंड यहाँ पर 5th नंबर है हार्वेस्टर, अक्रॉस में फिल करना है आपको। देन नेक्स्ट इज ग्राम, एंड देन 6th नंबर इज विनोइंग। आई होप कि आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। If it is helpful to you, then please like, subscribe and share.